हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक प्यारा सा चैनल लिमी टेक्निकल क्लासेस में। ये क्लास आपको आज क्या सिखाने वाली है और आप क्या सीखने वाले हैं। देखिए, अगर किसी के अंदर सीखने की लगन हो ना तो वो किसी भी चीज़ से इंस्पायर होकर सीख जाता है ना। लेकिन ये क्लास आपको वो चीज़ सिखाएगी जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो देखिए आपके लिए एक मोटिवेशन कोड है कि कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के सामने, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के सामने। मेरी माँ तरक्की की आस में कब से बैठी है। देखिए दोस्तों, आप लाइफ में जाने अनजाने में कौन सी गलती करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप वो गलती कभी मत करना जिससे आपके घर वालों की आस लगी हो, है ना। देखिए दोस्तों, सच्चाई है कि अगर सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करना होगा, और बिना मेहनत करे सपने किसी के भी साकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लो। और दोस्तों, जिस वक्त आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तो बस अपने मन में केवल एक ही सवाल पूछना कि क्या सारे इस दुनिया के सारे स्टूडेंट मेरे ही जैसे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो अपने आप आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा, हम प्रश्नों को शुरू करते हैं, इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इसमें डेली की तरह वही 10 क्वेश्चन होंगे जो कि अपने आप में बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 231 नंबर का कि किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयंस का द्रव्यमान m1 और m2 है और उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 और Z2 है, तो क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, एक वो सूत्र क्या है। सूत्र दोस्तों, आपको द्रव्यमान m1 और m2 और रासायनिक तुल्यांक Z1 और Z2 के बीच में फॉर्मूला सेट करना है। तो सूत्र होगा m1 बटा m2 बराबर Z1 बटा Z2। अब ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन इस प्रकार का है। सबसे पहला देखिए, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या है, भाग। ठीक है, ये तो ठीक है दोस्तों, ये तो भाग ही होगा। यानी कि बी नंबर में दे रखा है गुणा और सी में दे रखा है भाग, डी में भी है भाग, ई में भी है भाग और ए में भी है भाग। यानी कि ऑप्शन बी यहां से हो गया गलत। अब किस प्रकार से क्वेश्चन को सही करना है, क्योंकि दोस्तों इसी क्लास से आपको वो हुनर भी सीखना है कि हमें एग्जाम में प्रश्नों में दिए ऑप्शन को इग्नोर कैसे करना है और सही ऑप्शन को कैसे सामने लाना है। ऑप्शन बी हो गया गलत। अब देखना, यहाँ पे बीच में क्या है, बराबर, तो बराबर सब में है। ठीक है ना, बराबर सब में है। फिर देखना यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी में गुणा है। ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। ठीक, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग। अब हमें कैसे यहाँ से देखना है, देखना, पहला है m1 और m2, m1 और m2 ठीक है, Z1 और Z2 ये भी ठीक है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होने वाला है शायद। m2 और m1 नहीं, m1 पहले है, m2 बाद में है। ठीक, m1 और m2, Z1 और Z2 ये ऑप्शन भी सही है। m1 और Z1 ये ऑप्शन गलत है। अब एक बार रीचेक करते हैं ए और डी नंबर को कि m1 भागे m2, Z1 भागे Z2, m1 भागे m2, Z1 भागे Z2। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन ए और डी दोनों इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए और डी दोनों सही होगा। देखना दोस्तों, अब आयंस को थोड़ा समझते हैं कि आयंस क्या होता है। देखिएगा, अगर किसी पात्र में इलेक्ट्रोलाइट को हम भरते हैं, एक पात्र है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को भर देते हैं और भरने के बाद इसी में एक ठोस पदार्थ है, इसमें हम एक ठोस पदार्थ का टुकड़ा रखते हैं। ये हो गई हमारी ठोस पदार्थ की पहली टुकड़ा, ये है दूसरी। इन टुकड़ों को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसको जब बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, अब ध्यान देना दोस्तों कि कोई सा भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो ये जो पदार्थ है ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। क्लियर।
तो जब इसमें करंट का प्रवाह होता है, जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं ये क्या करते हैं, आपस में टूट जाते हैं। मतलब कि क्रिया करने के बाद ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग टुकड़ों में हो जाते हैं और टूटने के बाद आयंस का निर्माण होता है। तो आपको पता चल गया कि आयंस कहां से आते हैं। क्लियर। और जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये क्या चीज है। अब देखना दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे ही करंट का प्रवाह कराएंगे तो करंट सिर्फ इस पदार्थ में नहीं, इस इलेक्ट्रोलाइट में से भी फ्लो होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में से भी फ्लो होगा। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहता है कि अगर 1 एम्पियर का धारा अगर 1 सेकेंड तक इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित करते हैं तो ऐसे कितने आयंस हमें मिलते हैं, ऐसे कितने आयंस का निर्माण होता है, वही कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ऑप्शन दोस्तों डी और ऑप्शन ए इसका दोनों करेक्ट आंसर। कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल के प्रति चक्र वोल्टेज का मान कितना होगा। भिन्नात्मक वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज, या निम्न वोल्टेज साइड निम्न वोल्टेज, या एक समान मूल्य का वोल्टेज, या कोर के डिजाइन के अनुसार। इसका दोस्तों हर स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का जवाब देना है। आप यूं समझिए कि यहाँ पे ही दोस्तों इसी क्लास के माध्यम से ही आपको वो हुनर सीखना है जो कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से सवालों को सही करना है, वो हुनर भी यही सीखना है आपको। ठीक है ना। देखिएगा पहला ऑप्शन है कि भिन्नात्मक वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज, या निम्न वोल्टेज साइड निम्न वोल्टेज, या समान मूल्य का वोल्टेज, या कोर के डिजाइन के अनुसार। अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। अब देखना दोस्तों, एक टर्न मान के चलते हैं कि एक टर्न 5 वोल्टेज अपने अंदर स्टोर करता है वोल्टेज। एक टर्न में वोल्टेज का मान कितना होगा, 5। तो हम देखते हैं टर्न कुल कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 टर्न है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 वोल्ट। सेकेंडरी साइड देखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक टर्न 5 वोल्टेज स्टोर करके रखता है, तो 6 टर्न में कितने हो जाएंगे, 30 वोल्ट। यानी कि ये है सेकेंडरी वाइंडिंग और ये है इसका प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग साइड भी 30 वोल्टेज, सेकेंडरी साइड भी 30 वोल्टेज, यानी कि जो टर्न है, प्रति चक्र टर्न वोल्टेज का मान है वो एक समान होगा। ठीक। लेकिन अब बात आती है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं ये वोल्टेज को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए आप न इस टर्न की संख्या को बढ़ा दीजिए, टर्न की संख्या को बढ़ाइए। अब कितना हो जाएगा, ये 6 है, 7 8 9 10 11 है ना, 11। अब क्या करिए आप, अब 11 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 55 वोल्ट। अब देखिए सेकेंडरी साइड 55 वोल्ट और प्राइमरी साइड 30 वोल्ट, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफर बन गया ट्रांसफार्मर। अगर हमें डाउन बनाना है तो टर्न की संख्या को घटा देंगे, लेकिन जो प्रति चक्र वोल्टेज का मान है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ एक समान होता है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233। रूरल एरिया में लगे ऊर्जा मीटर, रूरल एरिया में लगे ऊर्जा मीटर किस राशि को मापता है, शक्ति को, गति को, ऊर्जा को, आवेश को, या सी और डी दोनों को। तो देखना दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। जो ऊर्जा मीटर है तो सिंपल सी बात है, ये ऊर्जा को ही मापेगा। किसको मापेगा, ऊर्जा को। अब देखना ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की इकाई ये जूल होती है। एक नई जानकारी दोस्तों नोट करना, अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि आप ये बताइए कि ये जो जूल है ये ऊर्जा का किस प्रकार का मात्रक है, जूल ऊर्जा का किस प्रकार का मात्रक होता है, तो आप लिखेगा ये ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक है ना। कौन सी इकाई, ये ऊर्जा की यांत्रिक इकाई होती है जूल। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आप ये बताना जरा कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा मीटर ये किस यूनिट में मापता है ना। लिखना ये kWh में मापता है एनर्जी को, आवेश को kWh में ये मापता है। ऑप्शन ए कहता है कि शक्ति को कौन मापेगा, तो लिखना ये वाट मीटर मापेगा।
कौन मापेगा? वाट मीटर। गति को कौन मापेगा? दोस्तों गति देखिए यहाँ पे हमसे ये तो पूछा नहीं गया है कि गति किसका बताना है ना, तो आप लिखेगा अगर केवल मोटर की पूछे कि गति मोटर का कौन मापेगा, तो आप लिखना मोटर की गति को टैकोमीटर मापेगा, है ना। मोटर की गति को टैकोमीटर और मोटरसाइकिल की गति को ओडोमीटर। ओडोमीटर जो मोटरसाइकिल के आगे मीटर लगी होती है दोस्तों, जो स्पीड बताती है ना, कि कितने दूरी तक हमारी गाड़ी दूरी तय कर चुकी है, वो ओडोमीटर ही होता है जो डिस्टेंस को बताता है ना, कि 1000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी या 2000 किलोमीटर, वो ओडोमीटर है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आवेश। आवेश को कौन मापेगा? तो ये विद्युत दर्शी मापेगी इसको, विद्युत दर्शी। लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये केवल स्थिर आवेश को माप सकता है। किसको? ये केवल स्थिर आवेश को ही माप सकता है। लेकिन आप गतिशील आवेश को कौन मापेगा? तो लिखेगा इसको एम्पियर मीटर, है ना, एम्पियर मीटर मापेगा इसको, गतिशील आवेश को एम्पियर मीटर, स्थिर आवेश को विद्युत दर्शी, ऊर्जा किलोवाट हावर, ऊर्जा मीटर ऊर्जा को किलोवाट हावर में मापता है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ऊर्जा की कौन सी इकाई जूल है? तो यांत्रिक इकाई है। शक्ति को कौन मापेगा? वाट मीटर। गति को कौन मापेगा? अगर मोटर की गति है तो टैकोमीटर, मोटरसाइकिल की गति है तो वो ओडोमीटर मापने वाला है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को दोस्तों आप अपने नोटबुक में नोट कर लिए और आपको नोट जरूर बनाना है दोस्तों, है ना, क्योंकि एग्जाम के समय वो नोटबुक ही आपके काम आने वाला है। क्लियर? आपके पास एग्जाम के समय इतना भी समय नहीं होगा कि मैं सर का क्लास देख लूं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा। आपके पास केवल इतना समय रहेगा एग्जाम से पहले कि आप रिवाइज कर सके जो पढ़े हैं। तो जो आप नोटबुक तैयार किए रहेंगे उसी नोटबुक को आपको रिवाइज करना है और वही आपके काम आने वाला है। क्लियर? तो चलिए हर प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करते चलना है। क्वेश्चन है 234, कम वोल्टेज के लिए रेट किए गए किसी वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग में किया जा सकता है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोस्तों? ये जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले हैं ना, ये केवल स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन उनको नहीं पता कि ये क्वेश्चन किसके पाला पड़ने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा वोल्ट मीटर है कि उस वोल्ट मीटर का हम रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? क्या हम निम्न इंडक्टेंस को सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की रेटिंग को बढ़ा सकते हैं, या उच्च रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर बढ़ा सकते हैं, या निम्न रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर, या उच्च रेजिस्टेंस को समांतर में? दोस्तों समांतर वाला ऑप्शन तो आप पहले कट कर दीजिए और सीरीज वाला देखिए। एक यहाँ हमारे पास यहाँ पे है वोल्ट मीटर, ये क्या है? एक वोल्ट मीटर है, और यहीं पे दोस्तों हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है। अब देखना, हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज है ना, इस पॉइंट पे वोल्टेज अधिक से अधिक ड्रॉप हो, तो हम क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत अधिक रखेंगे, यानी कि अधिक मान वाला रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे हम, ताकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अधिक से अधिक हो, है ना। हमारा मेन मुद्दा क्या है? वोल्टेज को ड्रॉप कराना। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना भैया, तो समझिए कि ये जो वोल्ट मीटर की रेटिंग है, रेंज है, ये बढ़ जाएगी। तो उसको हम रेजिस्टेंस के मान को अधिक करेंगे तभी वोल्टेज ड्रॉप हो पाएगी। तो उच्च मान का रेजिस्टेंस को हम इस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो वोल्ट मीटर का रेटिंग बढ़ सकता है। ऑप्शन कह रहा है पहला इंडक्टेंस, ये तो हो गया गलत, हमें केवल रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। ये है कैपेसिटर, ऑप्शन ई खत्म। ये है इंडक्टेंस, ऑप्शन डी खत्म। ये है समांतर, समांतर नहीं सीरीज में लगाना। केवल दो आपके पास ऑप्शन बचा, बी और सी। उच्च रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर या निम्न रेजिस्टेंस। भैया निम्न रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा, इसलिए हमें मैक्सिमम, एम का मतलब क्या है? मैक्सिमम,
है ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो उच्च रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ेंगे तभी हम वोल्टेज मीटर की रेटिंग को बढ़ा पाएंगे। तो ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्यों दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल हर क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल पानी की तरह पेश करूंगा आपके सामने, बिल्कुल ऐसी भाषा में बताऊंगा कि जो बिल्कुल आपको समझ में सटीक आ जाए। ऑप्शन 235 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को किस राशि को मापने में उपकरण किया जा सकता है। ये एक नए लेवल का क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण ये किस राशि का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है? केवल वोल्टेज तथा पावर का, या केवल आवृत्ति का, केवल करंट, केवल वोल्टेज, या करंट वोल्टेज पावर सबका मापन कर सकता है। तो ये एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है ना, इतना आप ध्यान रख लो कि ये उपकरण केवल वोल्ट मीटर होते हैं, केवल वोल्ट मीटर ही हो सकते हैं, ना ये एम्पियर मीटर होंगे, ना आवृत्ति मीटर, ना रेजिस्टेंस मीटर। केवल कौन सा होंगे? ये वोल्ट मीटर होंगे। और ऐसा वोल्टेज मापेंगे दोस्तों जो एसी वोल्टेज और डीसी ये दोनों वोल्टेज को मापेंगे, है ना। एसी डीसी दोनों का मापन कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण केवल वोल्टेज को ही माप सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कितने वोल्टेज को, तो लिखेगा ये अति उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों ये दे ही ना कि अति निम्न वोल्टेज को मापता है या अति उच्च वोल्टेज को, तो आप फंस जाएंगे। लेकिन आपको फंसना नहीं है। ये 220 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज को आसानी से माप सकता है, चाहे वो एसी का वोल्टेज हो, चाहे वो डीसी का वोल्टेज हो। तो दोस्तों इसमें से जो भी करंट, आवृत्ति, पावर ये सब कर दीजिए कट। ऑप्शन केवल बचेगा डी नंबर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये केवल वोल्टेज को ही माप सकता है ना। चलिए अगला देखना कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्किटों के बीच उपस्थित चुंबकीय कपलिंग का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। अब देखिएगा चुंबकीय कपलिंग का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ाकर, कॉइल की संख्या को घटाकर, निम्न रेजिस्टेंस वाली कोर का प्रयोग कर, या निम्न रिलक्टेंस वाली कोर का प्रयोग कर, या फिर प्रवाहित करंट का मान को बढ़ाकर। करंट का मान बढ़ेंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, सिंपल सी बात। ऑप्शन ई गलत। ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ाकर, ट्रांसफार्मर की साइज बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग बढ़ेगा, ऑप्शन ए गलत। कॉइल की संख्या को घटाकर, कॉइल की संख्या घटाएंगे तो वोल्टेज का मान घटेगा, ऑप्शन बी गलत। निम्न रेजिस्टेंस वाली कोर का प्रयोग करके, रेजिस्टेंस अगर है, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट अधिक फ्लो होगा, करंट अधिक फ्लो हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा। बात चुंबकीय कपलिंग की है, ऑप्शन सी गलत। अति निम्न रिलक्टेंस वाली कोर का प्रयोग करके, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखना दोस्तों क्या कह रहा है कि चुंबकीय कपलिंग का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये हमारा एक कोर है, ध्यान से सुनना। ये क्या है? एक ट्रांसफार्मर का कोर। इसी कोर के ऊपर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों को लपेटना है। यूं लपेट दिए हम, चलिए ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सुनना दोस्तों, बात को गौर से सुनने की जरूरत है। जब हम इसमें फेस और न्यूट्रल देंगे तो ये कॉइल में करंट, इसमें क्या, इसमें करंट प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित होगा ये क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। कौन सा चुंबक? विद्युत चुंबक। कॉइल बनेगी चुंबक या कोर, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कोर चुंबक बनेगा। कौन? ये जो कोर है ये चुंबक बनेगा। और सबको पता है कि चुंबक में चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स को एक रास्ता मिल गया, ये कोर के माध्यम से ये सेकेंडरी वाइंडिंग तक भी घूमते हुए चला जाएगा। फिर इसको जितना रास्ता मिलेगा ना, चारों तरफ घूमने लगेगा। अब बताइए, ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग क्या विद्युतीय रूप से कनेक्ट है? नहीं है, चुंबकीय रूप से कनेक्ट है। किस रूप से? चुंबकीय रूप से। तो इसी को कहते हैं चुंबकीय कपलिंग।
इसको क्या कहेंगे? चुंबकीय कपलिंग। अब देखना, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कि एक मोटर और एक जनरेटर है, इनको हम जोड़ना चाहते हैं यांत्रिक रूप से, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों के सॉफ्ट को हम जोड़ देंगे तो वो यांत्रिक रूप से कपल्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम चुंबकीय रूप से जोड़ेंगे तो उसके फ्लक्स के द्वारा, चुंबक के फ्लक्स के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखना, रिलक्टेंस शब्द का मतलब समझना दोस्तों। एक है हमारे पास ये वायर, क्या है ये? वायर। इस वायर में अगर प्रतिरोध का मान अधिक है तो बताइए क्या इसमें धारा का मान प्रवाहित होगा? अगर इसमें प्रतिरोध अधिक है, जब प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम से कम प्रवाहित होगा। हमें करना क्या होगा? प्रतिरोध को घटाना होगा ताकि धारा अधिक से अधिक प्रवाहित हो। इसी प्रकार से इस कोर में क्या है? प्रतिष्ठंभ। अब ये प्रतिष्ठंभ क्या है? यही रिलक्टेंस को ही हम हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठंभ। तो दोस्तों ये प्रतिष्ठंभ क्या कर रहा है? इन चुंबकीय रेखाओं को, है ना, चुंबकीय रेखा बोलिए या इन चुंबकीय फ्लक्स को आगे बढ़ने से रोक रही है। कौन? ये रिलक्टेंस। तो हम रिलक्टेंस को कम करेंगे ताकि चुंबकीय फ्लक्स हमारी आराम से प्राइमरी वाइंडिंग से लेकर सेकेंडरी वाइंडिंग तक घूम सके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों एक नई डेटा लिखना, एक नई डेटा, और ऐसी डेटा जो एग्जाम में आ चुका है, ऐसी डेटा जो एग्जाम में आ चुका है कि कपलिंग गुणांक क्या होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि कपलिंग गुणांक क्या होता है तो आपके फंसने के चांस हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंटों को पता होगा, कुछ विद्यार्थियों को नहीं होगा। तो देखिएगा कि जो कपलिंग गुणांक है इसको तो हम K से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किससे? K से। अब कपलिंग गुणांक किस पे निर्भर करता है? लिखना ये ट्रांसफार्मर का स्वभाव पे, कि ट्रांसफार्मर किस स्वभाव का है। क्लियर? ट्रांसफार्मर जिस स्वभाव का होगा चुंबकीय कपलिंग का मान उसी प्रकार से होने वाला है। अगर मैं ये कह दूं कि चुंबकीय जो कपलिंग गुणांक है इसका मान 0.5 से कम है तो चुंबकीय कपलिंग का मान कैसा होगा? ध्यान से सुनना दोस्तों। ये जो चुंबक है ना, यानी कि इसमें जब चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हुआ तो ऐसा आपको मान के चलना है कि 10 वेबर का फ्लक्स इसमें जनरेट हुआ। सुनना, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें मान के चलना कि 5 वेबर का फ्लक्स यहाँ पे है और 5 वेबर का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में है। यानी कि ये जो फ्लक्स है प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में एक समान है। ठीक है, दोनों में एक समान है। लेकिन जब K का मान, कपलिंग गुणांक का मान 0.5 से कम है तो चुंबकीय कपलिंग कैसा होगा? चुंबकीय कपलिंग दोस्तों उस वक्त ऐसा होगा कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में 8 वेबर का फ्लक्स होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में 2 वेबर का फ्लक्स। अगर 0.5 से कम है कपलिंग गुणांक का मान, लेकिन अगर इस कपलिंग गुणांक का मान 0.5 से अधिक है तो क्या होगा? तो आप लिखना, तब आपके ऑप्शन में ये रहेगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो चुंबकीय कपलिंग का मान है ये ठीक है। ऑप्शन ऐसा रहेगा कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो चुंबकीय कपलिंग का मान है ये ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर इस कपलिंग गुणांक का मान इकाई है, कपलिंग गुणांक का मान अगर इकाई है तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय कपलिंग का मान कैसा होगा? तो लिखना बिल्कुल एक समान होगा। यानी कि 5 वेबर का फ्लक्स इधर भी, 5 वेबर का फ्लक्स इधर भी। कहने का मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो चुंबकीय रूप से कनेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर होगा। क्या होगा? बिल्कुल प्रॉपर। एक कंडीशन और आता है कि जब K का मान 0 हो तो क्या होगा? कपलिंग गुणांक का मान, चुंबकीय कपलिंग का मान। दोस्तों जब अगर कपलिंग गुणांक का मान 0 हो गया ना तो जो चुंबकीय कपलिंग है ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब ट्रांसफार्मर में कोई सप्लाई ना हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई सप्लाई नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर में कोई चुंबक नहीं होगा, और जब चुंबक ही नहीं है तो कपलिंग कहां से हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
237। निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर भी उच्च टॉर्क उत्पन्न होता है? क्या शानदार क्वेश्चन है ना? क्या बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों। कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर या पॉलीफेज मोटर? कमेंट बॉक्स में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से डीसी मोटर में निम्न गतियों पर भी उच्च टॉर्क उत्पन्न होता है। केवल एक ही मोटर है, सीरीज मोटर। इसका स्पीड कम भी होगा ना, तो भी इसमें जो टॉर्क है ये बेस्ट से बेस्ट टॉर्क उत्पन्न करता है। दोस्तों आप एक क्वेश्चन बताना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर बताना। एक ऐसे मोटर का नाम बताओ अगर उसकी फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो उस पे क्या, तो अगर उसकी फील्ड वाइंडिंग टूट जाती है, ठीक है, तो वो मोटर पूरी तरह से बंद हो जाए, वो कौन सी मोटर है? आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन कि एक ऐसे मोटर का नाम आप बताइए जो जितने भी डीसी मोटर है सभी डीसी मोटर की तुलना में उसका जो रेगुलेशन है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसे बेस्ट रेगुलेशन वाली मोटर का नाम क्या है ना। चलिए, और इसके अलावा दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसी मोटर है जो 3 फेज होने के बावजूद भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है ना। और इसकी एक और ये दोस्तों ये कोई विशेषता नहीं है, ये इसकी कमी है कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है। और इसकी विशेषता सुनिए कि सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा पावरफुल मोटर है जो यांत्रिक शक्ति, लिखेगा, जो यांत्रिक शक्ति और इसके साथ में पावर फैक्टर भी सुधारती है। पावर फैक्टर, यांत्रिक शक्ति और पावर फैक्टर दोनों को सुधारती है। लेकिन जब ध्यान देना कि जब सिंक्रोनस मोटर यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है तो इसकी जो रेटिंग होती है किलोवाट में होती है, क्लियर। लेकिन जब ये पावर फैक्टर को सुधारती है तो उस समय इसी मोटर की जो रेटिंग है ये kVAR में होती है, क्लियर। इतना आपको ध्यान रखना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना वो सीरीज मोटर ही होगा। अगर सीरीज मोटर का फील्ड वाइंडिंग टूट जाता है तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना वो मोटर के आर्मेचर के सीरीज में ही होती है। सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो सर्किट से करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा और हमारी सीरीज मोटर चलना बंद हो जाएगी। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसका शंट मोटर आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 238। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। अरे भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर में हम फ्यूल के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, है ना। यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जब यूरेनियम में जब न्यूट्रॉन की बारंबारिता की जाती है तो ये यूरेनियम है, ये क्या करता है, टूट जाता है। 2 अलग अलग भागों में टूटता है और टूटने के बाद इतना भयानक आवाज करता है ना, बहुत अधिक आवाज करता है दोस्तों। ये जो आवाज है ना ये वायु, ये ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक होती है। इससे क्या होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण होती है। तो इस ध्वनि को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में? तो लिखेगा हम मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका? मॉडरेटर का इस्तेमाल करके ध्वनि को कम करते हैं। डीजल पावर संयंत्र, अगर आप डीजल को इस्तेमाल करके करंट बनाएंगे तो डीजल जब जलेगा, डीजल जब फूकेगा दोस्तों, तो उससे क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा और होगा क्या, वायु प्रदूषण। तो डीजल पावर प्लांट से क्या होता है, वायु प्रदूषण। तो अब बताइए क्या ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ताप कोयला संयंत्र, कोयला से हमें ताप बनाना है तो कोयला को हमें जलाना होगा और कोयला जलेगा तो क्या निकलेगा दोस्तों, इसमें सबको पता है क्या निकलेगा, जब कोयला जलता है तो धुआं निकलेगा और वायु प्रदूषण होगी। हाइड्रो पावर प्लांट, पानी को दोस्तों आप जलाइए, सड़ाइए, गलाइए, कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये पर्यावरण समस्याओं से बिल्कुल फ्री है, मुक्त है। ये पर्यावरण को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों थोड़ा जीके का बात कर लें, है ना।
ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जानकारी हमें एक्स्ट्रा लेवल पे भी होना चाहिए। अगर एग्जाम में दोस्तों कभी ये पूछ देना कि हाइड्रो पावर प्लांट दुनिया का, मतलब कि भारत का हाइड्रो पावर प्लांट सबसे बड़ा कहाँ है, तो आप लिखना ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन ही ना आए तो आप क्या करेंगे? तो हो गया दोस्तों बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन अगर नाम पूछ दे कि उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए क्या है, तो आप लिखना कोयना हाइड्रो पावर प्लांट। क्या? कोयना हाइड्रो पावर प्लांट। उस प्लांट का, उस संयंत्र का दोस्तों नाम है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। क्लियर? जो कि पर्यावरण से बिल्कुल मुक्त है, पर्यावरण समस्याओं से बिल्कुल मुक्त है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से दोस्तों उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ जरूर सीख पा रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या सिखा रही है। किसी अमीटर मापक जैसे उपकरण का रेंज बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले शंट में कौन सा गुण होना चाहिए। अभी दोस्तों कुछ सवाल पहले हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर का रेंज कैसे बढ़ाना है। अब देखिए आपके सामने आ गया कि अमीटर का रेंज कैसे बढ़ाना है। तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। कहाँ? श्रेणी क्रम में। ये हो गया अमीटर। इसके समांतर में हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, एक प्रतिरोध लगाते हैं। अब ये जो प्रतिरोध है ना दोस्तों, ये प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का काम क्या होता है कि करंट को फ्लो होने से रोकना। अमीटर क्या मापता है? करंट। हमें करंट के फ्लो को नहीं रोकना है, इसलिए हम ऐसा इस मान का हम प्रतिरोध यूज करेंगे जिसमें प्रतिरोध का मान अति निम्न हो, कम से कम हो। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान कम से कम हो और इसको हम इस एम्पियर मीटर के समांतर क्रम में लगा देंगे। अब देखना ऑप्शन क्या कहता है कि निम्न प्रतिरोध। ठीक है, बात सही है। अति निम्न प्रतिरोध दोस्तों, जब अति निम्न दे दिया ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, निम्न वाले की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। अति उच्च प्रतिरोध ये तो दोस्तों होता है वोल्ट मीटर में, ये हो गया गलत। उच्च तापमान टॉलरेंस, तापमान का कोई रोल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन बी ना दिया होता अति निम्न प्रतिरोध तो आप इसकी तरफ जाते, लेकिन दोस्तों जब अति निम्न आ गई ना तो निम्न की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान अति निम्न हो ताकि करंट जो है आराम से पास हो सके और इस प्रकार से हम अमीटर का रेंज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनना कि रेंज बढ़ाने के लिए हम शंट का ही प्रयोग क्यों करते हैं। शंट का आप मुझे ये बताना, ये जो शंट है ना, ये किन किन धातुओं का मिश्रण है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो आप लिखिएगा दोस्तों, ये कुल 3 पदार्थों से मिलकर बनता है। पहला तो मैग्नीन, पहला कौन सा है? मैग्नीन। और दूसरा दोस्तों ये निकल से बनता है। किससे? निकल का मिश्रण है। और जो तीसरा है ये होता है तांबा। ठीक, यानी कि मैग्नीन, निकल और तांबा से शंट का निर्माण किया जाता है। अब सुनना, ये जो शंट है यही केवल क्यों एम्पियर मीटर की रेंज को बढ़ा सकता है। वजह सिर्फ एक ही है, जो इसका दोस्तों तापमान गुणांक है ना, ये जो इसका तापमान गुणांक है ये अति निम्न तापमान गुणांक है। बोले तो 0.00025 प्रति डिग्री सेल्सियस, इतना निम्न तापमान गुणांक, इसलिए हम शंट का ही प्रयोग करते हैं हम एम्पियर मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए। वरना हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे मटेरियल हैं, कॉपर है, हम केवल प्योर मैग्नीन का प्रयोग कर सकते थे, प्योर निकल का, प्योर तांबा का, लेकिन हम शंट का ही क्यों प्रयोग करें? क्योंकि इसका जो तापमान गुणांक है वो कितना है? अति निम्न। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। पढ़िएगा क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार के ऊर्जा मीटर लगाए जाते हैं। दोस्तों ये एक कॉमन सवाल है, एक इलेक्ट्रीशियन को इतना तो आना ही चाहिए, है ना, कि किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाए जाते हैं। डिफ्लेक्टिंग टाइप, कंट्रोलिंग टाइप, इंडिकेटिंग, इंट्रीगेटिंग या इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों मैं इसकी पूरी डिटेल्स बताऊं आपको या डायरेक्ट आंसर टिक कर दूं? अगर आप डायरेक्ट आंसर टिक करना चाहते होंगे तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, छोड़ देते हैं इतने से, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इसका पूरा डिटेल जानना होगा। देखिए जो मापक यंत्र है ना दोस्तों, जो मापक यंत्र हैं, ये मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखेगा, एक तो डिजिटल होता है, एक होता है डिजिटल मापक यंत्र, दूसरा होते हैं एनालॉग मापक यंत्र, है ना। दूसरा कौन सा? एनालॉग मापक यंत्र। अब ये जो एनालॉग मापक यंत्र है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राथमिक मापक यंत्र और दूसरा द्वितीयक या सेकेंडरी मापक यंत्र। द्वितीयक मापक यंत्र, द्वितीयक मापक यंत्र। अब देखिएगा, प्राथमिक मापक यंत्र वो होते हैं जो किसी भी राशि का केवल उपस्थिति को दर्शा सकते हैं, केवल उपस्थिति को। आपको पता करना है ये एक फेज तार है ना, और ये न्यूट्रल तार। इस फेज में करंट का प्रवाह हो रहा है या नहीं, केवल हमें इतना पता करना है। तो हम प्राथमिक प्रकार के मापक यंत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे टेस्टर। टेस्टर केवल ये बता सकता है कि इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो द्वितीयक मापक यंत्र है दोस्तों, ये भी बता सकते हैं कि इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है या नहीं, और कितना हो रहा है ये भी बता सकते हैं। यानी कि मान को भी बता सकते हैं और करंट की उपस्थिति को भी। ये कौन बताएंगे? केवल द्वितीयक प्रकार के यंत्र। अब देखना, ये जो द्वितीयक यंत्र है ये भी तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें से तीसरा जो प्रकार है वो इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है। इंटीग्रेटिंग दोस्तों, ये जो इंटीग्रेटिंग प्रकार के यंत्र है इसको समाकलन कहते हैं। समाकलन उपकरण। अब देखना इनकी कमाल, देखना इनकी खासियत क्या है दोस्तों। ये जो समाकलन प्रकार के यंत्र होते हैं ना, जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग कहते हैं, ये ऐसे यंत्र हैं जो एक बार शुरू हो गया ना, अगर इसको परिपथ में एक बार आप कनेक्ट कर दिए तो ये जीरो कभी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे एम्पियर मीटर हो गए, ये क्या है? हमारी एम्पियर मीटर हो गई। ठीक है, हम इसको एक बार सर्किट में प्रयोग किए तो हमें ये कितना दिखाया कि परिपथ में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम इसको बंद कर दिए, रख दिए। कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद हमें फिर जरूरत पड़ी इस एम्पियर मीटर के, और हम इसको फिर सर्किट में लगा के चेक करते हैं तो ये फिर उतना ही मान दर्शाएगा जितना कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले हम 10 एम्पियर मापे थे तो ये ऐड है, जब हम मापने जाए तो फिर से उस वैल्यू को ऐड करें जो कि परिपथ में फ्लो हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को। लेकिन जो इंटीग्रेटिंग प्रकार का है, इसमें कुछ ऐसे मापक यंत्र हैं जैसे कि ऊर्जा मीटर। ये क्या मापता है? ऊर्जा को मापता है। किसमें? kWh में। अगर ऊर्जा मीटर को आप एक बार सर्किट में लगा दिए ना, और मान के चलिए कि 50 यूनिट का ये रेटिंग दिखा दिया, ठीक है। लेकिन आप 50 रेटिंग के बाद आप सर्किट मतलब कि लोड बंद कर देते हैं, सर्किट से लोड आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ये मीटर भी रुक जाएगी। जैसे ही आप लोड सर्किट में जोड़ते हैं तो ये मीटर तो चालू होगी, लेकिन ये जीरो से चालू नहीं होगी, ये यहीं से चालू होगी। अब फिर 51, 52, 53 ऐसे बढ़ेगा। ये इंटीग्रेटिंग कहलाता है। ठीक, दूसरा उदाहरण बताऊं तो जो मोटरसाइकिल में ओडोमीटर लगा होता है, मोटरसाइकिल में जो ओडोमीटर लगी होती है ये स्पीड को दर्शाती है। अगर आप 1000 किलोमीटर आप मान के चलिए, एक आप फ्रेश बिल्कुल नई बाइक लेते हैं, आपने एजेंसी से बाइक उठाया, अपने घर ले गया। आपका घर एजेंसी से कितना है? 10 किलोमीटर दूर है। मान के चलिए आपने 10 किलोमीटर तक गाड़ी को चला के खड़ा कर दिया। अगले दिन गाड़ी फिर से स्टार्ट किया, तो जो गाड़ी का ओडोमीटर है ना, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये 10 किलोमीटर से ही स्टार्ट होगा। यानी कि अब जाएगा 11,
फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे मान लीजिए 1000 किलोमीटर तक गया, गाड़ी बंद हुई। फिर जब चालू करेंगे तो वो 1000 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये कमाल कौन से मापक यंत्र में होता है? वो इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र में होता है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत लंबी कहानी हो गई है ना, मैं सोचता हूं कि आपको कितना डिटेल बता सकूं। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों देखिए 10 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया। ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था।